बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग हमारा मेन टॉपिक और उसमें थर्ड लेक्चर ये आज आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। इससे पहले हमने एक बेसिक स्केच आपको ऐसे का दिया, फिर उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के लिए स्टेजेस ऑफ राइटिंग बताया। अब थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। टॉपिक को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तब तक हम अपने ऐसे को एक डायरेक्शन नहीं दे सकते, हम अपनी सोच को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो जाहिर है, जब हम अच्छा सोच नहीं सकते अपने टॉपिक के बारे में तो अच्छा लिख कैसे सकते हैं? तो इसलिए अपने ऐसे के टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल बातें भी हो सकती हैं जो बाद में किसी लेक्चर में होंगी, लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक में आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक है और जो हर तरह के टॉपिक के लिए एप्लीकेबल है। उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे कुछ एग्जांपल्स पे। तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में हमें ये समझना है कि टॉपिक दो तरह के होते हैं। एक होता है टॉपिक विदाउट थीम और एक होता है टॉपिक विद थीम। फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन का टॉपिक है, एक पोल्यूशन का वर्ड एक एज अ टॉपिक आ गया, तो ये विदाउट थीम है, इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग नहीं दी गई। लेकिन अगर द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन आ गया तो इसमें कॉजेज़ एक डायरेक्शन दे दी गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पोल्यूशन मेन टॉपिक है और कॉजेज़ उसका थीम है। इसी तरह से सेकंड में द इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन में इफ़ेक्ट्स थीम है, द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में काइंड्स थीम है। थीम का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन को जाएगा, आप किस डायरेक्शन को सोचेंगे। राइट? अच्छा, अब ये दो मेन टॉपिक्स हैं, याद रखें। ज़्यादातर तो टॉपिक जो आता है वो विद थीम ही आता है। हमारा एग्जामिनर हमें एक वेल डिसाइडेड थीम के साथ ही टॉपिक देता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, विदाउट थीम भी टॉपिक आ सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए, हमें उसको डील करना होता है। अगर टॉपिक थीम के साथ आ गया तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग मिल गई। अब उसी डायरेक्शन को हमने सोचना है, मतलब कॉजेज़ आ गया तो सिर्फ कॉजेज़ ही की तरफ सोचना है, हम इफ़ेक्ट्स और काइंड्स की तरफ इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। मेन फोकस हमारा कॉजेज़ ही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग मिल गई ना, लेकिन इसका नुकसान ये भी होता है कि हमारी थिंकिंग लिमिटेड हो गई और सम टाइम हमारे पास अगर कॉजेज़ के लिए इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं तो हम क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी साइड पे अगर देखें कि टॉपिक विदाउट थीम है, तो विदाउट थीम वाला जो टॉपिक है उसमें फ़ायदा ये है कि आप सोचने में आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी थीम बना लें, एग्जामिनर आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करेगा जो भी आप थीम बना लें, लेकिन थीम फिर भी बनाना पड़ेगा। विदाउट थीम तो टॉपिक फिर लिखा नहीं जाएगा ना। विदाउट थीम ऐसे नहीं होगा। विदाउट थीम आपका टॉपिक ज़रूर हो सकता है, जैसे कि पोल्यूशन विदाउट थीम टॉपिक है, लेकिन जब आप इस पे ऐसे लिखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये कंक्लूड करके लिखेंगे, ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये बात वेल डिसाइड करके लिखेंगे कि आप किस थीम के ऊपर लिखने जा रहे हैं। आप डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप अपनी बता देंगे। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन नुकसान इसका ये होता है विदाउट थीम वाले टॉपिक का कि हम कई दफ़ा प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम हमें लगाना पड़ जाता है, बिकॉज़ ये सोचने के लिए कि मैं किस थीम के ऊपर लिखूँगा या लिखूँगी तो मेरा ऐसे जो है एक अच्छा ऐसे बनेगा, ये सोचते हुए सम टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल दोनों का अपना प्लस और माइनस है। कुछ टॉपिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। वाई पीपल सेव बुक्स, इसमें सेविंग बुक्स मेन टॉपिक है और वाई रीज़न देनी है, ये थीम है। न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर इसमें मेन थीम है, मेन टॉपिक है। और न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ये जो फेमिनिज्म की न्यू वेव्स आई हैं, इनका हमारे कल्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या ये मैच करती हैं नहीं करती हैं, ये आपका एक थीम बनेगा। ठीक है, जो भी आप उसको डिसाइड करेंगे। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका मेन टॉपिक है। अकर्स और ब्लेसिंग उसने थोड़ा सा हमें गाइड कर दिया, लेकिन अकर्स और ब्लेसिंग कह के फिर भी लिमिटेड हमें कर दिया कि आप इन दोनों में से कोई एक ही बात सिलेक्ट करेंगे।
तीसरी कोई भी बात आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो थीम उसने एक तरह से दे दिया है। आपने इन दोनों कर्स और ब्लेसिंग दोनों में से ही एक थीम को सिलेक्ट करके उस पर ऐसे लिखना है। क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसमें भी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, अब देखें एजुकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। हर तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है वो है हमारा थीम, हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक। और किस तरह से हमारा जो लर्निंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो किस तरह से हमारी नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करता है और डिफ़ाइन करता है और डायरेक्शन देता है, ये हमारा थीम है। ठीक है, इसी तरह से एक टॉपिक है जी, एजुकेशन मेक्स पीपल ईजी टू लीड बट डिफ़िकल्ट टू गवर्न। मेनली एजुकेशन हमारा मेन टॉपिक है, और किस तरह से एजुकेशन इंसानों के जहनों को चेंज करती है कि उन जहनों को लीड तो किया जा सकता है, जानवरों की तरह से ड्राइव नहीं किया जा सकता। कैसे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करती है एजुकेशन, ये हमारा थीम है। इसी तरह से इसके साथ ही मैं एक चीज़ को अटैच कर रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इंग्लिश की बजाय अदर सब्जेक्ट्स में आपके काम आएगी। कि देखें, जब भी आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब पाकिस्तान अफेयर्स का, CSS का, पाकिस्तान अफेयर्स का 2019 का ये पेपर है, 2019 का ये पेपर है। उसमें ये क्वेश्चन आया, critically examine Congress ministries of 1937. How far it is correct to suggest that it paved the way of a separate Muslim homeland in India? अब ये क्वेश्चन है, याद रखें, हर क्वेश्चन असल में, हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ना, वो असल में एक शॉर्ट ऐसे होता है। इसमें ज़रा देखें, इसमें भी अगर आप यही मेन टॉपिक और थीम डिसाइड कर लेंगे ना क्वेश्चन में से, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। और आप एग्जामिनर के माइंड तक जब पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आंसर करना इतना मुश्किल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अगर देख लें, हम क्वेश्चन पूरा ठीक अपनी तरफ से करके आते हैं अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन आगे से सारा क्रॉस हो जाता है। वजह क्या होती है कि हम एग्जामिनर के माइंड तक नहीं पहुँच सके, हम उसके टॉपिक को नहीं समझ सके, हम उसके थीम को नहीं समझ सके। तो देखें, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ऑफ 1937, ये तो है इसका मेन टॉपिक, लेकिन किस तरह से इसने इंडिया के अंदर पाकिस्तान की राह हमवार की, वो सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। जो चीज़ें इस थीम की तरफ सपोर्ट कर रही होंगी, इस थीम को सपोर्ट कर रही होंगी, उनको प्लान कर रहे हैं और उनके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिख दें, तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। इसमें भी प्लानिंग की ज़रूरत है। तो थीम है कि कैसे पाकिस्तान की राह हमवार हुई, मुस्लिम होमलैंड की राह हमवार हुई इन मिनिस्ट्रीज़ की वजह से। नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर्स का ही उसी पेपर का एक क्वेश्चन है, हाउ फॉर द नेचर ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशन हैज़ चेंज अंडर द वेरियस अमेंडमेंट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेंटर प्रोविंस रिलेशन ये मेन टॉपिक है, लेकिन किस तरह से वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, उनमें वो जो रिलेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं। इसमें 18th अमेंडमेंट का भी जिक्र आप लाजमी करेंगे। तो सेंटर प्रोविंस रिलेशन मेन टॉपिक है, और अमेंडमेंट्स जो हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कैसे इनको चेंज किया। मतलब जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स को आप में देखेंगे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जिनमें सेंटर प्रोविंस रिलेशन चेंज हुए हैं, उनको आप मेंशन करके यहाँ पे लिख देंगे। तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारा थीम है। गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान नेशनल एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी 2013 टू 2018। ये करंट अफेयर्स 2019 का पेपर है CSS का। इसमें देखें पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 2013 टू 2018, ये मेन टॉपिक है। क्रिटिकल रिव्यू उसने हमें कहा है। अब क्रिटिकल रिव्यू कह के उसने हमें थोड़ा सा बाउंड किया है, लेकिन हमें वेल डिफाइंड थीम उसने नहीं दिया। हमें थीम इसमें ख़ुद डिसाइड करना है कि क्या ये पॉलिसी
सक्सेसफुल रही, अनसक्सेसफुल रही, मिला जुला रहा, रुझान क्या रहा, मतलब जो भी क्रिटिकली आप एवेल्यूएट करने के बाद जो थीम डिसाइड करेंगे उस पर आप लिख देंगे। तो इसलिए थीम इसमें यहाँ पे वेल डिसाइडेड नहीं है। नंबर 4 पे एक एग्जांपल है जी, हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट कैसे करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को बनाया जा सकता है। तो इसमें याद रखें कि गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आपका मेन टॉपिक है और करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी उसका थीम है। इसकी बेस पे आप लिखेंगे, लेकिन कैसे, हाउ कैन, हम कैसे इसका पार्ट बना सकते हैं। गवर्नेंस सिस्टम मेन टॉपिक है और करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कैसे उसका पार्ट बन सकती है, दैट इज़ आवर थीम। हाउ कैन द गवर्निंग स्ट्रक्चर्स हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स to internal security of Pakistan. How can the governing structures have the capacity to neutralize the threats to internal security of Pakistan? बात ये है कि गवर्निंग स्ट्रक्चर्स जो पाकिस्तान के हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को समझना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान हमारा मेन टॉपिक है और हमारा जो गवर्निंग स्टाइल है, गवर्निंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स को यूज़ करके कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा मेन टॉपिक है और गवर्निंग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को टैकल कर सकते हैं, दैट इज़ आवर थीम। अच्छा, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक के बारे में एक बड़ी बेसिक बात बताई, लेकिन वो बेसिक बात को मैंने इतनी एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर दिया है कि आपको ये टॉपिक आई थिंक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और आज आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंग्लिश रोल प्ले करती है अदर सब्जेक्ट्स के अंदर फ्रॉम द वेरी बेसिक। मतलब अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को समझना भी इंग्लिश के ऊपर बेस करता है, ये याद रखें। तो इसलिए अगर आप ये मेरी आज के लेक्चर के इस बेसिक पॉइंट को समझ गए हैं तो आपको एसे राइटिंग का, इंग्लिश का, ये भी एक बहुत ही बेसिक और सॉलिड गाइडलाइन मिल गई कि टॉपिक को कैसे समझना है। और अदर सब्जेक्ट्स को भी मैंने तो अभी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर में से कुछ एग्जांपल्स ली ना, आप इसको किसी भी पेपर के किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अप्लाई कर लें, ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी। और अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से सोचने के काबिल बना लेते हैं ना, तो आप इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा आंसर प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।